तो पिछले जो कि लेक्चर में है हम लोग पढ़े थे कि रदरफोर्ड मॉडल के डिमेरिट्स क्या हैं, और रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो है कुछ डिफिनीशन वगैरह देखे थे। रदरफोर्ड मॉडल में था तुमको कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग जो टॉपिक है हम लोग पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव accelerated charged particle produces perpendicular electric and magnetic field, which produce electromagnetic wave travel in perpendicular direction, तो जो एस्लेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रिंसिपल है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, frequency of electromagnetic wave is equal to the number of oscillation of charged accelerated particle per second। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था तुमको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड t। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। अब तुम्हारा है एक होता है वेवलेंथ, क्या होता है वेवलेंथ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, the distance traveled by electromagnetic wave in one time period, is called its wavelength, लेम्डा इसका सिंबल होता है, लेम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस, यस, वेलोसिटी ऑफ वेव लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव c इक्वल्स टू
डिस्टेंस होगा तुम्हारा लेमडा बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वेवलेंथ के इक्वल, तो वेवलेंथ इसका सिंबल हो गया वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, तो ये c के बराबर हो गया। तो यह लेमडा इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1/t को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो ये हो गया c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये फार्मूला होगा तुम्हारा, c जो है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिंबल होगा c। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, c का जो वैल्यू हो गया, c का जो वैल्यू होता है तुमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये 3 × 10⁸ मीटर जो कि लाइट का स्पीड कहलाता है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है तुम्हारा स्पीड सेम होता है। तो ये क्या होगा तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। इसके बाद है तुम्हारा जहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर है, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और ये जो तुम्हारा है, और एक तुम्हारा एक और डिफिनेशन है जिसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर क्या हो गया तुम्हारा, वेव नंबर जो होता है तुम्हारा, यहां पर लिख देते हैं एक छोटा सा डिफिनेशन, वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स present in 1 meter is called wave number, wave number। तो वेव नंबर का सिंबल दिस, तो एक लेमडा, एक 1 वेव, तो 1 मीटर में कितना वेव, 1/λ। मैंने कहा कि लेमडा जो डिस्टेंस है उसमें क्या होगा तुम्हारा वेवलेंथ, जो तुम्हारा लेमडा है उसमें एक वेव होता है, 1 वेव। जैसे कि वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक ग्राफिकली कैसे दिखाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तुमको इस ढंग से दिखाते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस ढंग से हम लोग दिखाते ही हैं। तो ये तुम्हारा है यहाँ से यहाँ तक, मानते हैं ये एक वेव हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ वेव, तो ये तुम्हारा एक जो डिस्टेंस हुआ दैट इज लेमडा, तो ये लेमडा हो गया। या यहाँ से यहाँ तक तुम चले जाओ तो यहाँ एक दूसरा वेव हो गया। तो जितना वेव 1 मीटर में आ जाएगा दैट मीन लेमडा में कितना होगा, लेमडा डिस्टेंस में 1 वेव, तो 1 में कितना होगा 1/λ। जैसे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, t सेकेंड में जो है एक वाइब्रेशन करता है, तो 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन हो गया 1/टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो उसी ढंग से ये नंबर ऑफ वेव कहते हैं, जिसका सिंबल तुमको दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। और वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब जो वेव के बारे में कुछ जानकारी हो गई। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। ये मटेरियल वेव नहीं है, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये सब वेव के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब है हम लोग इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे कि है इसके बहुत से स्पेक्ट्रम्स हैं, इसको मिटाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि कौन कौन तरह, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे लाइट वेव है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है। फिर उसी टाइप से तुम्हारा वेव में अब जैसे कि लाइट वेव के अलावा जैसे कि तुमने रेडियो वेव नाम सुना होगा, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारे, गामा रे, एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं। सब को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत ही रखते हैं। तो देखो जैसे क्या है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये तुम्हारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो तुम्हारा हो गया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे बताए कि तुमको फ्रीक्वेंसी के, या तो तुम कहते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने नाम लिया अभी, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर, तुम्हारा गामा रे है,
इसकी जो फ्रीक्वेंसी गामा रे के तो का वेवलेंथ सबसे कम होता है। और जैसे कि तुमने देखा था अभी c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो c तो फिक्स है, तो अगर ये इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, जस्ट इन्वर्सली, चूंकि ये तो कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, तो गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई होता है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। इससे ज़्यादा एक वेवलेंथ है तुमको एक्स रे का, इससे ज़्यादा रे होता है तुमको अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा वायलेट रे। इसके बाद तुमको विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का हो गया। इससे ज़्यादा होता है इंफ्रारेड। उसके बाद आता है तुमको माइक्रोवेव, और इससे ज़्यादा हो जाता है तुमको माइक्रोवेव के बाद तुम्हें हो गया रेडियो वेव, इससे ज़्यादा हो गया रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में ही आ जाते हैं तुमको, जिसमें रेडियो तो नाम है बट इसको रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये सब जिसमें जो कि हम लोग देखते हैं ये सब इसी में आते हैं। सब आजकल जितने भी डीटीएच वगैरह जो तुम्हारा है सारा इसी में आ जाता है वो सब वेव। तो गामा रे का यूज क्या होता है, गामा रे को तुमको, गामा रे इज वेरी पावरफुल, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के क्रम में ये लिखा हुआ है। और डिक्रीजिंग ये तुम्हारा कहते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट पहले का होगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो गई, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ये। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में, डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल को जो मारने में इसको काम करता है गामा रे का। एक्सरे का तुम देखा ही होगा यूज क्या चीज़ में करते हैं हम लोग जनरली, जो है तुमको जहाँ पर क्या है एक्सरे को जो हम लोग कराते हैं, जिसमें हड्डी में कोई डिफेक्ट आया, कोई क्रैक आएगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। ये भी पावरफुल रेडिएशन ही है, ये तुमको हमारे जो स्किन है उससे पार कर जाता है, हमारी स्किन को ये पेनिट्रेट कर देगा, लेकिन किसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन जो तुमको हड्डी को, बोन को नहीं कर पाएगा। तो इसी के आधार पर बोन का पिक्चर बन जाता है, जिससे कि हम लोग एक्सरे के आधार पर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। चाहे कोई मेटल जो है, कोई जो है सॉलिड है, उसमें कहाँ डिफेक्ट्स है, उसका मेटल कहाँ पर डिफेक्ट है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सरे हो गया। एक्सरे के बाद आता है तुमको क्या है तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट का जन्म रे तुम्हारा है क्या चीज काम करता है, ये अल्ट्रावायलेट तुम्हारा हो गया, जो कि काम करेगा। अल्ट्रावायलेट जो कि कीटाणु वगैरह को मारने के लिए, जो कि हम लोग पीने का जो पानी है उसमें इसको क्या करते हैं, पीने के पानी में इसको पास कराते हैं, जिसके आरओ जो कि आजकल तुम लोग देखते होगे आरओ प्लस अल्ट्रावायलेट उसमें भी रहता है, तो उसे किसको मारा जाता है, जर्म्स को मारने में काम आएगा। उसके बाद तुमको विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट जिससे कि हम लोग पूरा दुनिया देखते हैं, जो कि लाइट है तुम्हारा, जो कि विजिबल लाइट कहाँ तक हो गया, विजिबल लाइट हो गया तुम्हारा, विजिबल लाइट का कहाँ से कहाँ तक हो गया, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लिख देते हैं। विजिबल लाइट जैसे है, विजिबल लाइट का जो कि तुम्हारा है, जो कि हम लोग कहते हैं विबग्योर, कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो रेड का जो तुमको है 750 नैनोमीटर होता है इसका, 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। और वायलेट का होता है 350 नैनोमीटर, या तो 400 नैनोमीटर कह सकते हैं इसको, ये 400 नैनोमीटर के अबाउट होता है इसका। 400 नैनोमीटर से 750 विजिबल लाइट का है। और इसको जो है कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते होगे तो इसको फ्रीक्वेंसी जैसे निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन भी हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिखो कैलकुलेट, इसे क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कैलकुलेट दी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, जहाँ कि इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ का रेंज है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे देखो, तो एक फार्मूला जो इसका सॉल्यूशन है तुमको, C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ।
तो तुम्हारा जो है फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू सी बाय न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। सी का वैल्यू कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय लेमडा तुम्हें हो गया 400 नैनोमीटर, 400 × 10⁻⁹ ये हो गया 400 × 10⁻⁹। अगर तुमको हो गया किसका, ये हो गया तुमको ब्लू लाइट का, तो 400 × 10⁻⁹, तो 3 × 10⁻17 हो गया, 4 × 10⁻17, ये कितना होगा, 2 कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, 17 और 2 के 15, और तब तुम्हारा क्या होगा 7.5 × 10⁻6 नॉट 16 पावर ना, नहीं 14, इतना दैट मच हर्ट्ज इन दिस मच। हाँ, तो 3 × 10⁸, इसको कैलकुलेशन को फिर से देख लेते हैं। 400 है तो 9 और 8 हो गया कितना 17, 17 × 15 और ये 7.5। हाँ, ये तुम्हारा हो गया। अब ये किसका हो गया, वायलेट का हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका हो गया, ये वायलेट का हो गया, ये वायलेट का। अब रेड का देखते हैं, ये रेंज हो जाएगा तुम्हारा, रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा तुम्हारा सी बाय लेमडा, दैट्स इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय 750 × 10⁻⁹, ये हो गया मतलब कि हर्ट्ज एच जेड में। तो इसका देख लेते हैं, ये हो गया तुम्हें 17 में, उसमें 2 चला गया 15, अब 15 में ई चला गया तो 14 हो जाएगा, और 3/4 × 10⁻14 हर्ट्ज, 14 के रेंज में होता है ये तुम्हारा, ये 14 के रेंज में होगा तुम्हारा इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की। और तुमको जहाँ तक विजिबल लाइट का तो मतलब बता ही दिया कि किस में काम आता है ये, वो तुमको पूरा जो वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा लाइट जिसको कहते हैं विजिबल लाइट ही है। अब है इसके बाद ये आता है तुमको कौन सा है, ये रेडियो वेव है, जिसमें कि टीवी, रेडियो वेव में आ गया टीवी, मोबाइल, ये सब का, तो ये सब के जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सब आता है जैसे कि जो हम लोग का देखते होंगे मेगा हर्ट्ज, इस समय फ्रीक्वेंसी रहता है, गीगा हर्ट्ज में भी रहता है तुमको, जैसे कि जो कि मोबाइल जो तुम्हारा हम लोग यूज करते हैं 928 मेगा हर्ट्ज उसका रहता है, फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 920 मोबाइल वेव का, अगर तुमको मोबाइल वेव का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, मोबाइल वेव का अगर जो कि हम लोग हो गया तुम्हारा 920 मेगा हर्ट्ज अगर है, तो इसका वेवलेंथ कितना है, जैसे अब इसको निकालना चाहते हो, वेवलेंथ इसका निकालना चाहते हो, देखो तो क्या निकालोगे, तो वेवलेंथ बराबर क्या होगा 3 × 10⁸ बाय 920, मेगा का मतलब 10⁻6 हो गया। तो देखो ये कितना आ गया तुमको इसका, तो ये 100, तो 100 हो गया, तो 300 बाय 928 हो गया, 300 बाय 928, तो हाँ मेगा का ये कितना हो गया तुमको, मेगा हर्ट्ज है तो 10 0 पॉइंट हो गया कुछ, 0.300 हो गया 3000, तो 3 और 27, तो लगभग 0.33 जो भी है इसी के आसपास आएगा, इतना मीटर इसका हो गया। तो ये इसकी लेंथ मतलब क्या हो गई, ये निकल गई तुम्हारा, तो लेंथ का रेंज हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गया इसका मोबाइल वेव का। और तुम्हारा ये सब जो हो गया तुम्हारा उसका जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का हो गया तुम्हारा, जो कि माइक्रोवेव को क्या चीज़ में काम आता है, रडार में तुमको जो रडार में जो कि एयरक्राफ्ट का नेविगेशन है वो सब में काम आता है, या तुमको क्या कहते हैं, या रडार का मतलब माइक्रोवेव का एक ओवन भी आता है जिससे कि हम लोग बहुत सी चीज़ को गर्म करने में काम करते हैं। तो ये सब इसके यूज है। इंफ्रारेड का नाइट विजन फोटोग्राफी में, तो इंफ्रारेड का जो है वेवलेंथ जस्ट क्या हुआ 750 नैनोमीटर से अब रेड से ज़्यादा है, और अल्ट्रावायलेट का वायलेट से जस्ट कम है वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी में जस्ट वही उल्टा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा अल्ट्रावायलेट का ज़्यादा होगा, किससे विजिबल लाइट से, वेवलेंथ जस्ट कम होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये सब रेडियो ये सब वेवलेंथ हो गया। तो एक बात ध्यान रखेगा, इसको एक क्रम में याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुम्हें। जैसे कि तुम्हारा सबसे जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, गामा रे की, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी था उसकी जो सबसे एनर्जी ज़्यादा होगी, ये एनर्जी भी ज़्यादा होता है, जैसा एनर्जी में अभी बताएंगे तुमको, तो अभी एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह ही बताएंगे। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो गई गामा के, उससे कम एक्स की रे, उसके बाद जो तुमको अल्ट्रावायलेट की, उससे विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट के बाद तुम्हारा क्या हो गया, फिर विजिबल लाइट के बाद तुम्हारा इंफ्रारेड का है, उसके बाद है तुम्हारा इंफ्रारेड के बाद कौन सा आ गया, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव।
तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा घटते क्रम में और वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इस तरह से एक को दूसरा में कन्वर्ट कभी भी करते, एक पता है दूसरा जैसे कन्वर्ट करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए। तो हमारा ये विजिबल लाइट का भी देख सकते हो, रेडियो वेव का भी, तुम्हारा रेडियो वेव का क्या होगा, तुम्हारा रेंज होता है करीब 10⁻6 वगैरह में होता है, मेगाहर्ट्ज में रेडियो वेव का, मेगाहर्ट्ज इस सब में रेंज में जो वहाँ पे दिए भी हैं रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी का रेंज है। इसका तुमको माइक्रोवेव 10⁻12 में चला जाता है, और ये तुम्हारा विजिबल लाइट का कितना 10⁻14 के रेंज में है, और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10⁻15 में चला जाएगा कौन, इंफ्रारेड वगैरह 10⁻15 में चला जाएगा अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा फिर एक्सरे में चला जाएगा, फिर गामा रे। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वगैरह का भी एक ऑर्डर है जो कि तुम ध्यान रख सकते हो, और सबका यूज भी एक मैंने बता दिया जो कि नोट कर लिया होगा, नोट कर सकते हो जो मैंने कहा। और इसके बाद अब देखते हैं रेडिएशन के बाद, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन के बाद एक है तुमको एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये सब जो क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी तुम देख सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन वगैरह भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी है, और कोई भी तुमको जो है किसी भी बुक से बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन बना सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें जो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और तुम्हें वहाँ पर जो है तुमको कोई भी जहाँ क्लास लेन करना चाहोगे तुमको क्लास भी उसमें उपलब्ध है। तुम कभी भी पर्सनल हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली भी तुमको किसी को गाइडेंस चाहिए तो वो भी हमसे मदद ली जा सकती है। तो इन सबों के लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के हमसे संपर्क करो, उसमें मोबाइल नंबर तुम्हें मिल जाएंगे जिससे हमें संपर्क कर सकते हो। तो इस प्रकार से तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो। उसमें जेई मेंस के, जेई एडवांस के इन सब क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नीट के, इन सब को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर तुमको जाहिर है कि जो पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल गाइडेंस भी तुमको उपलब्ध होगा, और तुम अपना पूरी तैयारी कर सकते हो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से, जिसमें कि तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, तुम्हें पढ़ाई होगी। अब हम लोग एक टॉपिक अभी पढ़ते हैं कि तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बिहेवियर है, जब वह मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो यह इस प्रकार बिहेव करता है कि कुछ फोटोन से मिलकर बना हुआ है, कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव interact with matter, it behaves like photon, like particle. This particle is known as photon. This particle is known as photon. तो फोटोन से बना होता है। तो इस फोटोन की जो एनर्जी होती है वह हमेशा क्या होती है, इस फोटोन की एनर्जी क्या होगा, वो उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी ऑफ, तो प्लैंक explains that the EM wave, electromagnetic wave, is packet of the quantum is कहते हैं, is quantum is quantized का मतलब हो गया कि एक तुमको एनर्जी जो होता है इसमें क्वांटाइज एक पर्टिकुलर चीज के मल्टीपल में होता है। ईच क्वांटम है एनर्जी, ईच क्वांटम हैज एनर्जी proportional to frequency
ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव। तो ये फोटोन जैसे होगा एक क्वांटम, जैसे कि तुम्हारा क्या है लाइट पार्टिकल से मिलकर बना, तो एक पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज एक फोटोन की एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की, और उसमें जितने फोटोन होंगे उससे मल्टीपल होते जाएंगे। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया न्यू, और इसके बाद एच न्यू कहते हैं इसको, एक कांस्टेंट आ गया एच कांस्टेंट है जिसका नाम हो गया ई इक्वल टू एच न्यू। एच इक्वल टू क्या कहलाएगा हमको प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, ये जो मैक्स प्लैंक ने ये दिया है थ्योरी, इसलिए इसके नाम पर क्या लिखा गया इसको नाम प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू भी याद करोगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये तुम्हारा वैल्यू है इसका। तो ये एच प्लैंक क्वांटम का वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 6.626 इंटू 10⁻34, ये इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। न्यू जहां पर क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और तुम्हारा क्या हो गया ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू क्या हो गया एच सी बाय लेमडा भी हो गया, तो एच सी बाय लेमडा, जहां पर क्या होगा लेमडा क्या होगा तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, और सी क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 3 × 10⁻⁴ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा एस सी बाई लेमडा एनर्जी हो गया तुम्हारा, एक फोटोन जिससे बना हुआ है। तो एनर्जी तुम्हारा क्या कहना चाहता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये कहना चाहता है कि हर जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल बिहेवियर करता है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मैटर जो है तुमसे जब इंटरेक्ट करता है किसी मटेरियल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और इस जो पार्टिकल का नाम क्या हो गया फोटोन हो गया। इस फोटोन की एनर्जी क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और फ्रीक्वेंसी ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे एच को प्लैंक कांस्टेंट करें जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34, वैल्यू भी याद करना है एसआई यूनिट में जूल सेकंड। और तुम्हारा जहां तक ये हो गया, और अगर उसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो पिछला जो एक फार्मूला पढ़े थे सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग एक न्यू को फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया वेवलेंथ में, तो सी बाई लेमडा हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी हो गया तुम्हारा। अब तुमको जैसे है जहां तक कि इसकी बात हो गई एनर्जी का वैल्यू निकल गया और एस सी बाय लेमडा। अब लोग चाहेंगे कि किसी कोई एक आध क्वेश्चन भी तुम इसमें बैठा सकते हो, वेवलेंथ अगर दिया हुआ है या फ्रीक्वेंसी दी हुई तो एनर्जी बताइए। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, इसे ही फार्मूला भी याद होगा, कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। एक देखो एक और है यूनिट जिसको एंगस्ट्रम कहते हैं, 4000 एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम में कितना होता है नहीं जानते हो, इसलिए बता भी देते हैं। तो सॉल्यूशन देखो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, एक जान लो, इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। तो लेमडा तुम्हारा है 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम दैट्स इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻10 मीटर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻7 मीटर हो गया। ये या 10⁻3 करेंगे तो ये माइनस पावर ऐड हो जाएगा 10⁻। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा हो गया, अब इसका एनर्जी चाहिए, तो ई इक्वल टू क्या हो गया एच सी बाय लेमडा। तो एच का वैल्यू कितना हो गया तुमको 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू कितना होगा 3 इंटू 10⁸ बाय 4 इंटू 10⁻7। इतना किस यूनिट में आ गया, ये जूल में आ जाएगा इतना आंसर। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करेंगे। तो -34 प्लस 8 दैट इज -26 और इधर 7 है तुमको, ये 7 जो ऐड होगा तो -26 प्लस 7 दैट इज -19 हो गया। ये -19 हो गया। अब डिजिट की बात करते हैं, तो ये 4 है, ऊपर है 6.626, तो 1.65 करीब करीब हो गया 1.66। इंटू कितना है तुम्हारा इधर इंटू 3 है 1.66 इंटू 3 तो अबाउट 4.98 इंटू 10⁻19 4.98 या 5 के आसपास, तो हो गया करीब करीब इंटू 10⁻19 जूल हो गया। इसका एक यूनिट होता है तुमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका एक यूनिट है। एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका यूनिट था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इसका एक एनर्जी का यूनिट है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको इसमें इतना से क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं,
तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो करीब करीब क्या आ जाएगा तुम्हें, तो 1.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा ये। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में देना चाहे कोई पूछे तो 4.98 इंटू 10⁻19 अब बाय कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 दैट्स इक्वल्स टू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इक्वल्स टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कहे तो, और जूल में कहे तो यही आंसर हो गया, जूल में यहाँ पे हो गया तुम्हारा आंसर। तो तुमको यूनिट भी एक बता दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही एक यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाहिर के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होगा, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो उसी से क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया ना होता है, इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका वैल्यू हो गया, तो इसको मिटा सकते हैं। तो एनर्जी, तो एक अगर तुमको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसकी कैसे एनर्जी निकाली जाती है, यहाँ पे दिखा हुआ है, इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा दिया हुआ था, जिसका कि लेमडा के आधार पर निकाल दिए। और एक यूनिट भी बताया वेवलेंथ का, जैसे नैनोमीटर यूनिट होता है, जो विजिबल लाइट ये सब का होता है नैनोमीटर में, या एंगस्ट्रम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 10⁻10 होता है एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर। और एक यूनिट दूसरा बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी तुम्हारा हो गया। इसके बाद इसमें तुम्हें है एक, जो कि इसके बिहेवियर को समझने के लिए, जो कि तुम्हारा एक और तुम्हारा कंसेप्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका प्रयास किया गया, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी से जुड़ी हुई कुछ इवेंट रहे जो कि 1900 से लेकर के ये 1900, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी 1905 से 1906 के आसपास का थ्योरी था। और उसी समय एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन भी आया था 1900 से लेकर के उसी के बीच, जिसके लिए 1913 में उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लेते हैं, एक बिहेवियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं इसको। उसके क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए हैं तुमको, जो है इसका जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का है उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन भी है, एग्जांपल में भी है, तो उसे बना भी सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when light falls on metal, it can emit electron which is called photoelectric effect, which is called photoelectric effect। तो क्या हुआ कि अगर जब लाइट फॉल करता है किसी मेटल पे तो उससे क्या निकलेगा, फोटोन इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। जैसे ये मेटल हो गया, मेटल पर यहाँ पर कौन इंसिडेंट किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव कह सकते हैं, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया। तो यहाँ से क्या इमिट करेगा, ये तुमको इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, ये क्या निकल देगा, इलेक्ट्रॉन। और इसको जैसे कि कैथोड एनोड के द्वारा अगर हम लोग अगर एक पर्टिकुलर सेटलमेंट में ले जाएं, सेटअप में कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव निगेटिव यहाँ इस्टेब्लिश कर दें, तो ये क्या निकल सकता है, ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ये जो है तुमका, यह इसका जो स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये रेडिएशन जो होनी चाहिए उसकी एक, जो कि हर इसका जो रेडिएशन होता है एक मिनिमम वेवलेंथ एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का ही रेडिएशन होगा तभी हर मेटल के लिए। उसी से क्या हो सकता है, वह इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, हर किसी से नहीं करेगा। जैसे कि वर्क फंक्शन उसको कहते हैं, वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, energy of photon which can eject photoelectron in photoelectric effect, in photoelectric effect is called
वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहलाएगा कि कम से कम जो एनर्जी जिससे कि जिसको फाइ से डिनोट करेंगे, तो कम से कम एनर्जी जिससे फोटोन का, जिससे कि वह क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन इमिट कर सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और हर मेटल के लिए से जो वर्क फंक्शन का वैल्यू है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और एक तुमको होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन which can eject photoelectron is called क्या कहलाएगा, is called threshold frequency, इसको न्यू नॉट सिंबल देते हैं। तो वर्क फंक्शन जो कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अगर इसको जो फ्लो यहाँ पर जो कि फॉल करा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम क्या होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। इससे ज़्यादा रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इससे कम नहीं होना चाहिए था। और इससे कम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बाहर। ये तुमको देखा गया, जिसको जैसे वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी था, ये फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों में रिलेशन प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हम दे सकते हैं, फाइ इक्वल टू एच न्यू। ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन, और ये तुम्हारा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक जहाँ प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू याद ही होगा 6.626 × 10⁻34। जब क्वेश्चन बनाओगे तो वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया। एक वो जो वाच और किया गया है कि अगर इंटेंसिटी अब बढ़ाते जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। जो इंटेंसिटी अगर तुमको बढ़ रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इंटेंसिटी का सब मतलब क्या हुआ, किसी लाइट का इंटेंसिटी से क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए जैसे समझते हैं हम लोग, सुबह का एक धूप है, उसकी इंटेंसिटी कम है, जब दोपहर में होती है, दोपहर में जो बीच में जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। एनर्जी पर यूनिट एरिया में उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाला क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। लेकिन चाहे कितना भी आप इंटेंसिटी दे दें, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप दिन भर भी लाइट दे दीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रहे, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है वो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो उससे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। अब आइंस्टीन का इसके बारे में एक इक्वेशन था, ऑब्जर्वेशन था, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इसको मिटा देते हैं, इसका देख लो, नोट कर सकते हैं इसको। और नोट्स चाहिए तुमको तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पर तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के नोट्स हर चैप्टर के मिल जाएंगे, 11 12 सबके। तुम्हें क्वेश्चन भी चाहिए, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और तुम चाहो तो इसे बना भी सकते हो, जितना भी तुमको पर्सनल भी किसी को मदद लेनी है, पर्सनल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वह राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है हमसे। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको इसमें कौन सा वैल्यू बता रहे थे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो एक एक्सपेरिमेंट का जैसे सेटअप भी देख लो, कुछ समझने भी मदद मिलेगा। यहाँ से रे आने के लिए ओपनिंग दे दो, यहाँ से क्या आना चाहिए, लाइट इंसिडेंट हो सके। ये लाइट है,
जो ये कैथोड पे आ गया, और यहाँ पर एक एनोड दे दो, और इसको अगर सेटअप किया गया यहाँ पर, तो इसमें क्या हो, करंट फ्लो होगा। और इसको जो है, इस करंट को अगर तुम करंट का वैल्यू क्या कर दिया चाहते हो, अगर तुम यहाँ पर आम मीटर दे दो, इससे तुम करंट इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका वैल्यू को। ये कैथोड एनोड, ये तुमको रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया, रिटार्डिंग करने के लिए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम बैटरी इसको एसिलेट कर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो, बैटरी को इस ढंग से रख सकते हो। और इसको क्या करेंगे, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर से फ्लो करेगा, तो ये तुमको क्या करेगा, इस बैटरी को चार्ज भी कर देगा। जो कि हम लोग जो सेल देखते होंगे, जो कि सोलर सेल, उसमें भी इसी ढंग से क्या किया जाता है, इसको सोलर सेल को चार्ज भी किया जाता है, जिससे कि क्या होगा तुम्हारा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो भी करता है। तो यहाँ पर क्या है, और ये जो तुम्हारा है, ये इसको हम लोग कहते हैं इतना, अगर लेकिन ये जो तुम्हारा रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, ये तुमको कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसको जो है, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये, और ये पॉजिटिव कर दो, यहाँ पर निगेटिव कर दो। हाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये छोटा कर दो, इसको निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये जो बैटरी हमने लगाया, तो ये इसको रिटार्ड करेगा, मतलब ये जो पॉजिटिव, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएगा। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया गया, रिटार्डिंग पोटेंशियल, उसको घटाने का कोशिश किया। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का जब वैल्यू को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन लाइट आ रहा है इस पर कैथोड पर, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के जा रहा है, कोशिश कर रहा है। और आइंस्टीन ये जानने का कोशिश किया, आइंस्टीन ने, कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी एनर्जी। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पर जब वोल्टेज उसने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे पता चलता है धीरे धीरे इसको रोकते गया ये, और उसके आधार पर इसने पता किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है उसके आधार पर, और फ्रीक्वेंसी, इन सबों के बीच में ग्राफ उसने देखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी का चेंज करते गया, और इसका जो करंट का वैल्यू या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि यहाँ पे कितना से रुक जाता है, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा था। इन सभी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने देखा कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम काइनेटिक energy of photoelectron is equal to difference of frequency of difference of energy of photon h nu and work function of the metal, and work function of the metal, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाई, इसके डिफरेंस के बराबर होता था। जैसे कि इसको कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन लिख देते हैं, के मैक्स इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो मैक्सिमम, मैक्स का मतलब एच न्यू माइनस फाई, जहाँ पर क्या होगा, न्यू तुम्हारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगा तुम्हारा, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। तो के ई मैक्स का मतलब क्या हो गया, हाफ एम वी एम एक्स का स्क्वायर, हाफ एम और क्या होगा तुम्हारा वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा एच न्यू माइनस फाइव। एच न्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच न्यू का वैल्यू हो गया तुम्हारा एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हो चाहो तो, और फाइव का वैल्यू एच न्यू नोट, मतलब एच न्यू नोट जो भी कह सकते हो, या एच सी बाई लेमडा नोट। तो ये तुम्हारा जो भी डिफरेंट फार्मूला यूज कर सकते हो, जहां एम क्या होगा, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron, that's was 9.11 into 10 power minus 31 kg। v max क्या होगा तुम्हारा, maximum velocity of electron, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, वी मैक्स कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें,
इसका वैल्यू को निकाला जा सकता है। और म्यू नॉट क्या होगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है ये। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या होता है, इससे कम जिससे होगा एच न्यू नॉट, मतलब इससे ज़्यादा होगा तभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू देखा गया वो किसके आधार पर किया गया था, कैलकुलेट किया गया था, तो ई भी बराबर हो गया तुम्हारा के ई मैक्स, बराबर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ई हो गया क्या चीज तुम्हारा, ई भी, दैट इज ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और भी को कहते हैं लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इतना अप्लाई कर देंगे तो ये रोक ही देगा इलेक्ट्रॉन को। ये अगर इतना पोटेंशियल आप लोग अप्लाई कर दिए जो कि इसने एक बराबर हो जाए, तो ये इतना पोटेंशियल अगर भी अप्लाई कर दिए इस ढंग से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल, जो कि इसको रोक दे। मिनिमम पोटेंशियल व्हिच स्टॉप द, मिनिमम पोटेंशियल व्हिच स्टॉप द, क्या होगा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, द मिनिमम पोटेंशियल which stops the emission of electron, which stop the emission of electron। और मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इमिट को नहीं रोकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जाता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो एक प्रकार से फिर क्या हो जाता है, तुम रिटर्न बैक ही हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्या हुआ पूरा कि ये जो तुम्हारा होगा टोटल, आइंस्टीन का क्या कहना था कि ये तुम्हारा जो है ना किसके बराबर होता है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ से निकलेगा, फाई एनर्जी तो इसको निकलने में खर्च हो जाता है यहाँ, और तुमने कितना एनर्जी दिया, एच न्यू दिया, और इसको न्यू नोट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना ही चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इतना एनर्जी दिया, फाई निकलने में खर्च हो गया, तो इसको बचा कितना, एच न्यू माइनस फाई, तो भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम इसलिए कि इसके अलावा ये कोलिजन कर सकता है, इसको और रिटार्ड हो सकता है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी के पास, उससे कम हो सकता है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और स्टॉप करने के लिए इसको क्या किया गया, इधर बैटरी का इसका एनर्जी निकालने के क्या किया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाते गया, और एक ऐसा पोटेंशियल आया जिस पर कि ये पूरी तरह करंट का आना बंद हो गया, जो मिनिमम पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसके आधार पर इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसका क्वेश्चन को तुम एग्जांपल में भी बना सकते हो, इसका क्वेश्चंस को तो तुम बनाने का कोशिश करोगे, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी नेक्स्ट लेक्चर में तुम इसको वीडियो को पढ़ के रखो। इस नेक्स्ट लेक्चर में तुमको जो भी रिकमेंडेड होगा तुम लोग का स्टूडेंट का, वो भी क्वेश्चंस भी इसमें बता देंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का या प्लैंक क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन कुछ बता भी दिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस वगैरह का, इसको पहले थ्योरी को पढ़ो और क्वेश्चंस वगैरह बता देंगे इस पे, और फिर आगे का उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम लोग को जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, राइस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। तो वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।